तो अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट में हम ग्रोथ की बात करेंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसमें स्टार्टिंग में तो आपको याद होगा ग्रोथ क्या है, डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट, ग्रोथ पर डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट। डेवलपमेंट में हम बात करें तो एक टर्म डिफरेंशिएशन भी आता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। उसके बाद डिफरेंट पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे वो इनहिबिटर हो, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये वो डिफरेंट पॉइंट है जिसको हमें यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करना है। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकेटोरिथाइलिन, इन सब का जो फंक्शन है उसको हमें याद रखना होगा, तो इसकी भी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ को डिफाइन करें। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चलेगा। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है, in size of an organ or its part or even of an individual cell। irreversible process है ग्रोथ, यहां पर ये बोला गया। नेक्स्ट है जनरली ग्रोथ इज accompanied by metabolic process both anabolic and catabolic that occur at expenses of energy। for example expansion of a leaf is a growth, मतलब लीफ के साइज का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोला गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, अब स्पेशली हम प्लांट ग्रोथ की बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें प्लांट में ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को टारगेट करना था। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। आपको पता है थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है प्लांट ग्रोथ, एक पर्टिकुलर पोजिशन पर डिवीजन हमेशा होता रहता है। इनडिटर्मिनेट plant, that means plant growth is unique because plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life। पूरी लाइफ उसके अनलिमिटेड ग्रोथ उसमें चलता रहता है। ये आप इनडिटरमिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ where in new cell are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called the open form of growth। यानी प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। और आपको पता है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से होता है जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लांट ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, एक है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये वो टर्म है जो हम प्लांट एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं। प्राइमरी ग्रोथ एलोंगेशन, चाहे सूट टिप का हो चाहे रूट टिप का हो, यहाँ पे याद होगा मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, एलोंगेशन चलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ वो याद होगा लैटरल मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, गर्थ इंक्रीज करता है। तो इस तरह से यहाँ पर बात की गई। प्राइमरी ग्रोथ रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, ये शूट की बात करें रूट में, यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, ये इसके गर्थ को बढ़ाएगा। तो प्राइमरी ग्रोथ की बात करें, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। और सेकेंडरी में गर्थ इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की तो इन डाइकोटिलिडनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म द लैटरल मेरिस्टेम, जिसमें वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था, और ये इंफॉर्मेशन डिटेल में हम प्लांट एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन। चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, वो डिपेंड करता है कहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वो उसके
गर्थ को इंक्रीज करेगा। तो दो तरह के ग्रोथ की बात हो रही है, एक इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी की बात करें तो जो गर्थ को इंक्रीज करेगा वैस्कुलर कैम्बियम या आपने बोला कॉर्ब कैम्बियम के हेल्प से प्रोसेस होने वाला है। आगे बढ़े, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं और ये डिफरेंट पैरामीटर है, उसको डिस्कस करने का, एक एक करके इसको डिस्कस करें। एट सेलुलर लेवल ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर। दे आर, डायरेक्ट मेजर करना एक टफ प्रोसीजर है, सेल में जो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है उसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम यहाँ पर जो डिफरेंट पैरामीटर है ग्रोथ को मेजर करने के लिए, वो डिफरेंट पैरामीटर आपने यहाँ पे लिखा, इंक्रीज इन फ्रेश वेट या इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया जैसा कि लीफ में होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है या सेल्स का साइज इंक्रीज कर रहा है, वो भी इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेंथ, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। तो ऑक्जेनोमीटर से हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो ऑक्जेनोमीटर का रोल क्या है, डिफरेंट टाइप्स के मीटर्स भी होते हैं जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर आपने मेंशन किया ऑक्जेनोमीटर, जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो सेल के साइज की बात कर लें, सेल के नंबर की बात कर लें, ये सारे के सारे, या सरफेस एरिया बढ़ने की बात करें, या फ्रेश वेट या ड्राई वेट इंक्रीज कराने की बात करें, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ग्रोथ को मेजर करने का। फेजेस ऑफ ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस की बात करें तो 3 फेज है। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें सेल डिवाइड होता है, इलोंगेशन फेज, सेल का साइज बढ़ेगा, और फाइनली मैचुरेशन फेज, यानी वो सेल जो भी फंक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिलता है, और वो मैच्योर होकर के जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो फंक्शन वो करेगा। अब यहाँ पर अगर हम मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करें, जिसमें आपने बोला क्या होगा, सेल डिवाइड होगा, नाम से लग रहा है सेल डिवीजन की बात हो रही। मेरिस्टेमेटिक रीजन वो होता है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। सही है, शूट टिप और रूट टिप, तभी तो इलोंगेशन की बात हो रही थी, अभी प्राइमरी ग्रोथ आपने बोला था इसको। द सेल इन मेरिस्टेमेटिक रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब जो मेरिस्टेमेटिक रीजन का सेल है, या ये बोलूं कि जो सेल डिवीजन वाली कंडीशन में या डिवीजन वाली फेज में प्रेजेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नहीं होता, वैक्यूल होता है नहीं होता है, न्यूक्लियस के साइज क्या है, ये डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में आपने बोला कि सेल आर स्मॉल इन साइज विथ एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, वो आपको डायग्राम में दिख भी जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, डिफरेंट सेल एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट है। प्राइमरी सेल वॉल है, थिन और सेलुलोजिक है, ताकि आपको पता है इसमें आगे चल के इलोंगेशन भी कराना हमने। यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप लार्ज आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन को आपने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर आपने बोला दूसरा पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो नहीं होगा, या अगर होगा तो काफी स्मॉल होगा, कम होगा। Cells are rich in protoplasm, possess large conspicuous nucleus. प्रोटोप्लाज्म abundant होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, न्यूक्लियस लार्ज होगा, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। ये वो डिफरेंट पॉइंट है किसके, जब सेल किस कंडीशन में हो, मेरिस्टेमेटिक में या डिवीजन वाली कैपेसिटी में। जबकि अगर इलोंगेशन वाले पॉइंट पर हम आते हैं, तो इलोंगेशन में आपने रिप्रेजेंट किया, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर वैक्यूल दिख रहा है और ये न्यूक्लियस दिख रहा है, मतलब यहाँ पर वैक्यूल आएगा, वैक्यूलेशन होता है, वैक्यूल बनेगा तभी तो याद होगा टर्गर प्रेशर, साइज बढ़ेगा वैक्यूल का और सेल की साइज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एक एक करके इसके पॉइंट की बात करें, द सेल्स proximal to the meristematic zone represent the phase of elongation. Cells in this region are characterized by, क्या है character, तो बोला increase vacuolation,
नेक्स्ट वैक्यूल की फॉर्मेशन की बात हो रही, सेल इनलार्जमेंट, इलांगेशन में तो होगा ही, बढ़ेगा, और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। अगर सेल में इलांगेशन हो रहा है, याद होगा प्राइमरी वॉल है, सेल में अगर इलांगेशन हो रहा है तो जो सेल वॉल है वो भी तो बढ़ेगा, तो सेल वॉल बनाने के लिए जो डिफरेंट मटेरियल है उसका डिपोजिशन भी तो जरूरी है, तो रैप्चर कर जाएगा। तो इस तरह से वैक्यूलेशन की कहानी शुरू हो जाती है। सेल में इलांगेशन होता है, सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होता है, ये सेल इलांगेशन की प्रॉपर्टी है। जबकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, मैं बोलूँ वैक्यूल नहीं होगा, मैं बोलूँ न्यूक्लियस वेल डेवलप लार्ज होगा, ये डिफरेंट पॉइंट किसके थे जब हमने सेल डिवीजन वाले स्टेप की बात की थी। तो सेल डिवीजन, नेक्स्ट सेल इलांगेशन, और फिर फाइनली सेल मैचुरेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फेज ऑफ ग्रोथ में इलांगेशन के बाद नेक्स्ट है मैचुरेशन फेज। इसमें देख रहा है सेल वॉल थिक ड्यू टू लिग्निफिकेशन, ये थिक होने लगता है, ये कैविटी लिमेन जिसको बोल रहे हैं। द सेल मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलांगेशन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ मैचुरेशन। भाई डिवीजन, इलांगेशन और फिर मैचुरेशन की बात कर रहा है। सेल टू दिस जोन अटेंड देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन होगा, सेल वॉल काफी थिक हो जाएगी, मतलब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी टर्शियरी जो वाला पढ़ते हो डिपेंड करता है कि वो सेल किसका हिस्सा है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट इसमें मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो 3 फेज है, पहला है इलांगेशन, दूसरा सेल डिवीजन, दूसरा है सेल इलांगेशन और तीसरा है सेल मैचुरेशन। और इन तीनों फेज की क्या प्रॉपर्टी है वो आपने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आपसे पूछा जाए कि वैक्यूलेशन वाली कंडीशन किस में देखने को मिली, तो सेल इलांगेशन में। जो सेल वॉल का मटेरियल है उसका डिपोजिशन किस में देखने को मिला, इलांगेशन में। सेल वॉल सबसे थिक किस में हो गई, मैचुरेशन में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन और सेल मैचुरेशन ये हमने डिस्कस किया फेजेस ऑफ ग्रोथ में। नेक्स्ट वही फेजेस ऑफ ग्रोथ को यहाँ पे इलांगेशन को रिप्रेजेंट किया गया। ग्रोथ रेट, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो यहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। सिंपल, पर यूनिट टाइम जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ रेट है। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, और ये 2 तरह का अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक, 2 तरह के ग्रोथ रेट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक में क्या होगा कि जैसे एक सेल है, यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया, जब ये एक सेल 1 से 2 में होगा, 2 से 4 में होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों डिवाइड होंगे। हर बार एक सेल जो होगा वो डिवीजन की कैपेसिटी को रखे, यानी 1 से 2 जब हुआ तो 2 में से केवल एक ही सेल डिवाइड हो गया, फिर वही एक सेल डिवाइड होगा तो फिर 1 से 2। दैट मीन्स हमेशा हर डिवीजन में, जैसे आपने रिप्रेजेंट किया कि नॉर्मली हम डिवीजन कहते हैं 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बोलते हैं क्योंकि दोनों सेल मेरिस्टेमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये आपने रिप्रेजेंट किया एक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक है, डिवीजन कैपेसिटी में है, ये 1 से 2 हुआ तो ये डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर गया, एक ही डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर ये 1 से 2, फिर यहाँ पर 1 से 2, ये वाली कंडीशन। यानी हर बार केवल एक ही सेल मेरिस्टेमेटिक होगी, दूसरे में मेरिस्टेमेटिक कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये तो मेरिस्टेमेटिक था, तो 1 से 2 हुआ, एक तो डिवाइड होगा, दूसरा डिवाइड नहीं होगा। इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक। और अगर दोनों में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती, यानी 1 से 2, 2 से 4, यानी जितने सेल बनना है सभी में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करें, इन अर्थमेटिक ग्रोथ ओनली वन डॉटर सेल अमंग द 2 फर्दर डिवाइड while other differentiated and become mature, यानी स्टॉप डिवीजन। तो आपने बोला 1 से 2 में हुआ, ये मान लो डिफरेंशिएट हो गया, एक मेरिस्टेमेटिक है, फिर ये डिवाइड हो गया 1 से 2 में, तो यहां पर ये डिफरेंशिएट हो गया, ये मेरिस्टेमेटिक है। इस तरह के डिवीजन की अगर बात करें तो ये अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल है रूट एंड शूट इलांगेशन एट कांस्टेंट रेट। रूट और शूट में जो इलांगेशन हो रहा है कांस्टेंट रेट से, ये अर्थमेटिक का रिप्रेजेंटेशन है। इसको अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलते हैं, एल टी इक्विवेलेंट टू L0 प्लस RT। LT का मतलब क्या हो गया, लेंथ एट टाइम T, L0 इनिशियल, R है ग्रोथ रेट और T है टाइम ग्रोथ रेट, और T क्या हो जाएगा, इलांगेशन पर यूनिट टाइम। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज सो
और लीनियर ग्रोथ कर्व यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट किया। ये हाइट ऑफ प्लांट है, ये टाइम है, आपको लीनियर कर्व देखने को मिल रहा है। तो ये लीनियर ग्रोथ कर्व है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक का ग्रोथ कर्व कैसा होता है? लीनियर होता है। एक सेल दो सेल में डिवाइड हुआ, अब दो डॉटर सेल में से केवल एक ही में डिवीजन कैपेसिटी, दूसरा डिफरेंशिएट हो गया। इस तरह के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। इसको मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल टी इक्विवेलेंट टू L0 प्लस RT। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा सिंपल सा। या जो शूट टिप है या रूट टिप में जो इलांगेशन हो रहा है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो वो रिप्रेजेंटेशन है अर्थमेटिक ग्रोथ का। ये क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जियोमेट्रिक की, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? इन दिस ग्रोथ बोथ द प्रोजेनी सेल ऑफ द सेल following mitotic division retain the ability to divide and continue to do so. That means अगर यहाँ पर ये एक सेल है जो मेरिस्टेमेटिक है, ये 1 से 2 में डिवाइड हुआ तो इन दोनों में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स फिर ये 2 से 4, फिर 4 से 8, ये कंडीशन चलेगा। दैट मीन्स जो दोनों के दोनों डॉटर सेल बने या आगे भी इससे 2 डॉटर सेल, इससे 2 डॉटर सेल, इन दोनों में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया जियोमेट्रिक ग्रोथ। एग्जाम्पल की बात करें, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या डिवीजन इन जायगोट। भाई जायगोट में क्या होता है? 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, तो जितने भी सेल बने वो सब मेरिस्टेमेटिक हैं, वो डिवाइड हो रहा है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जियोमेट्रिक का। और अगर एक डिवाइड हो रहा है, एक डिफरेंशिएट हो गया, एक डिवाइड हो रहा है, एक डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको आपने बोला था अर्थमेटिक। तो रूट या शूट इलांगेशन की अगर बात करें तो वो किसका एग्जाम्पल था? अर्थमेटिक का। अर्ली स्टेज में जाइगोट का डेवलपमेंट जियोमेट्रिक का है। डिवीजन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी किसका रिप्रेजेंटेशन है? जियोमेट्रिक ग्रोथ का। तो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन डायग्राम जो कि सेल वो है जिसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी, तो आपको दिख रहा है कि जितने भी सेल बने उन सभी में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट है। अब आगे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो W1 इक्विवेलेंट टू W0 ERT। W1 क्या है? फाइनल साइज, वेट, नंबर, जो भी ये फाइनल साइज है। इनिशियल की बात करें तो W0, R ग्रोथ रेट, E बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और T तो आपको पता टाइम ही है। A sigmoid curve is characteristics of living organism growing in a natural environmental condition. जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट है, जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनमें जो ग्रोथ कर्व हमें दिखता है वो कैसा दिखता है? सिग्मॉइड। एस शेप में ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसकी चर्चा करते हैं। इट इज अ टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स फॉर ऑफ अ प्लांट। तो जनरली सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है जो प्लांट ऑर्गेनिज्म नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट होता है, जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हियर आर रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, अब थोड़ा इसकी बात कर लें। साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन, यहाँ पे टाइम है, और ये आपने रिप्रेजेंट किया स्टडी फेज या स्टेशनरी फेज, यहाँ पे लैग फेज, यहाँ पे लॉग फेज। तो बेसिकली ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है। इसमें यहाँ पर आपने बोला ये क्या है? लैग फेज, जिसमें ग्रोथ काफी कम। ये है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसको लॉग फेज, जिसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा, और जहाँ पे ग्रोथ रुक गया उसको स्टडी फेज या स्टेशनरी फेज। तो स्लो ग्रोथ, फास्ट, और यहाँ पे ग्रोथ रुका तो ये लैग, ये लॉग, और ये स्टडी या स्टेशनरी फेज आपने रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो एस शेप का जो कर्व हो रहा है इसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। नेचुरल कंडीशन में प्लांट में या एनिमल में यही ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है। जियोमेट्रिक ग्रोथ को अगर हम अर्थमेटिक से कंपैरिजन करें तो जियोमेट्रिक में आपने बोला था कि यहाँ पर सिग्मॉइड, अर्थमेटिक में लीनियर था, उसको मैथमेटिकली आपने रिप्रेजेंट किया था LT इक्विवेलेंट टू L0 प्लस RT, और यहाँ पर है W1 इक्विवेलेंट टू W0 ERT। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ये क्वेश्चन बनता है। आपसे पर्टिकुलर वैल्यू देकर के क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ज्योमेट्री का। और इससे पहले वाला रिप्रेजेंटेशन जो LT वाला था वो रिप्रेजेंटेशन किसका था? अर्थमेटिक का था।
रूट में इलॉन्गेशन हो रहा है, शूट में इलॉन्गेशन हो रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अर्थमेटिक को। जायगोट में डिवीजन हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बोलोगे जियोमेट्रिक को। इस तरह से आपने यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस किया है। इसी ग्रोथ रेट में दो टर्म और आने वाला, AGR और RGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसकी बात कर लें। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड इन टू वेज। कंपैरिजन की बात करें, इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। मैंने बोला 1 वीक में, 1 मंथ में ये ग्रोथ हुआ, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। जो भी आपने टाइम बताया उसमें जो पर्टिकुलर ग्रोथ हो रहा है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। और अगर इसी का कंपैरिजन इनिशियल पैरामीटर से कर दें तो ये हो जाएगा रिलेटिव ग्रोथ रेट। दैट मींस द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस। फॉर एग्जांपल, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो यहां पे बोलो रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, जो भी हुआ इनिशियल पैरामीटर इंटू 100। इस बात को यहां पर एक डाटा है, एक एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बनाया है, इससे समझते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि AGR और RGR का मतलब है क्या। यहां पर 2 लीफ A एंड B, एक का साइज कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरगो ग्रोथ फॉर यूनिट टाइम। सपोज और यूनिट टाइम आपने क्या लिखा 1 वीक, ठीक है। एंड गिव A1, यानी कि A1 हो गया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और B1 की वैल्यू कितना है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ब्याह पर हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे, जिसमें लीफ A और लीफ B को हम टारगेट करेंगे और यहां पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें। तो देखो 1 वीक, टाइम पैरामीटर क्या है 1 वीक है। तो आप इस डायग्राम में देखो, इस लीफ की साइज कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 वीक में इसकी साइज कितनी होगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ 1 वीक में कितना हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आपने बोला कि यहां पर जो AGR है वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहां पर आ जाए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 वीक में 55 हो गया। दैट मीन्स यहां भी AGR कितना है 5। तो 1 वीक में जो एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है और वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर 5 से 10 हुआ, वहां 50 से 55 हो गया। तो ये तो AGR हो गया। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो आपने क्या बोला ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम। तो यहां पर भी 5 और यहां भी 5 है, डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर। पहले ग्रोथ कितना मतलब साइज कितना था, तो आपने बोला 5 और यहां पर 50। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें AGR की, तो ग्रोथ जो हुआ वो 5 हुआ और इनिशियली लीफ का साइज कितना है 5 इंटू 100। तो यहां पर RGR कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट 100%, 5 से 10 होना 100% ग्रोथ है रिलेटिव ग्रोथ रेट। और यहां पर अगर बात करें तो AGR कितना था 5 ही था, इनिशियली 50 है इंटू 100, ये कितना आएगा 10%। तो यहां पर इन दोनों एग्जांपल्स हमने AGR और RGR की बात की। यहां पर 1 वीक में इस लीफ की साइज होगी 10 सेंटीमीटर 5 से, दैट मींस पर यूनिट टाइम, यानी 1 वीक में जो AGR था एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वो कितना था 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। और यहां पर जो ग्रोथ है वो 50 से 55 हो रहा, तो यहां भी AGR कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो हुआ कितना 5, पहले कितना था 5 इंटू 100। ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर, कितना है और कितना हुआ इंटू 100 करना है। वैसे ही आपने बोला यहां पर 50 है, कितना ग्रोथ हुआ 5, तो 5 ग्रोथ हुआ 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। तो यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना आ रहा है 10% और यहां पर रिलेटिव ग्रोथ कितना आ रहा है 100%। ये आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से AGR और RGR को आपने इस डाटा से समझा। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। वो कंडीशन जिसका इफेक्ट ग्रोथ पे पड़ता है उसकी बात करें तो ये सारे पॉइंट तो हम जानते ही हैं। वाटर ग्रोथ के लिए जरूरी है,
भाई अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो प्रोटोप्लाज्म में, वैक्यूलेशन की बात करो, टारगेट प्रेशर बढ़ेगा, इन सबके लिए वाटर तो चाहिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए। The plant cell grow in size by cell enlargement, which in turn require water. Turgidity of cell help in extension of growth. भाई turgidity चाहिए एक्सटेंशन कराने के लिए, तो जितना ज्यादा वाटर अंदर आएगा टारगेट प्रेशर उतना बढ़ेगा और सेल में इलॉन्गेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। भाई अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एटीपी आपको मिलेगा। न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। भाई ग्रोथ हो रहा है, आपने बोला सेल वॉल बनाओगे, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा, बढ़ेगा, तो उसके लिए डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। मिनरल्स, जिसकी चर्चा मिनरल न्यूट्रिशन में कर चुके हैं। टेम्परेचर, आपको पता है ग्रोथ पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट काफी है। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. सबका एक ऑप्टिमम रेंज होता है जहां पर वो ग्रोथ करता है। अगर वो ऑप्टिमम रेंज नहीं मिलेगा तो ग्रोथ आपको प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगी। Any deviation from this range could be detrimental of its survival. तो सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है वो सर्वाइव ही ना कर पाए अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर ना मिले तो, या ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस कंडीशन पे होना चाहिए था, जिस लेवल पे होना चाहिए, वो लेवल आपको अचीव नहीं मिलेगा अगर टेम्परेचर फेवरेबल ना हो। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टन फेज या स्टेज ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल, लाइट और ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट हमें ग्रोथ पर देखने को मिलता है, और ये सब ग्रोथ पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, जिसमें आपने बोला कि ये इरिवर्सिबल परमानेंट ग्रोथ है। हो गया तो हो गया, इसलिए आपने बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फेजेस की बात हमने की, डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ की बात हमने की, ये मेजरेबल है। इसमें सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन, सेल मैचुरेशन की बात की फेजेस में। टाइप ऑफ ग्रोथ रेट की बात करें तो आपने बोला एक तो था आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा था रिलेटिव ग्रोथ रेट, या उससे पहले हमने टारगेट किया अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ को। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये तीनों टर्म प्लांट एनाटॉमी जब हम डिस्कस करते हैं वहां पर भी हमें मिलता है विथ एग्जांपल। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू की जब बात होती है तो उस दौरान हम ये तीनों टर्म यूज करते हैं। ये जो फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट किया गया इसकी बात हम करेंगे, लेकिन सिंपल वे में बात करूं, ये मेरिस्टेमेटिक है, इससे परमानेंट बना है। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू अगर बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये परमानेंट अगर फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाए, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाए, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। और ये मेरिस्टेमेटिक फिर से परमानेंट का फॉर्मेशन करे तो ये प्रोसेस पहले वाले रिपीट हो रही है। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट था तो डिफरेंशिएशन, और फिर मेरिस्टेमेटिक परमानेंट हो जाए तो ये फिर से वही रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू का बनना डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू का बनना परमानेंट भी कई तरह का होता है, उसकी चर्चा करेंगे। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट का बनना डिफरेंशिएशन, परमानेंट फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाए, रिगेन कर ले सेल डिवीजन की कैपेसिटी, तो ये डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। और अगर मेरिस्टेमेटिक फिर से परमानेंट हो जाए तो रीडिफरेंशिएशन। भाई मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट हुआ तो डिवीजन की कैपेसिटी मेरिस्टेमेटिक में है, वो परमानेंट सेल बना रहा है, ये है डी डिफरेंशिएशन। परमानेंट फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाए, डी डिफरेंशिएशन, और मेरिस्टेमेटिक से फिर परमानेंट बने तो ये रीडिफरेंशिएशन। फिर से वही डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो आप बोलते हो उसको रीडिफरेंशिएशन। इसी को यहां पर समझाया गया। प्राइमरी मेरिस्टेम सेल डिवीजन से न्यू सेल बनाता है। अब इस न्यू सेल का या तो ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कंटेन करेगा तो फिर से यही, और फिर डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, और नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। तो डिवीजन से बाद जो न्यू सेल बना, अगर उसका डिफरेंशिएशन हो गया और उसने बना लिया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, तो देखो प्राइमरी मेरिस्टेम से फाइनली आपका बन गया ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू,
और ये आपने बोला डिफरेंशिएशन। क्या बोला? डिफरेंशिएशन। अब ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, उसका एग्जांपल प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी भी होता है। अब इससे डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, यानी ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इससे अगर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, यानी परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। जैसे कॉर्क कैम्बियम हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम, ये सब किसके एग्जांपल हैं? तो बोल रहे हो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का। ठीक, अब ये फिर से डिवाइड हुआ, यानी इसमें डिवीजन कैपेसिटी है। सेकेंडरी मेरिस्टेम आपने बोला है, मेरिस्टेम है तो डिवीजन कैपेसिटी है। डिवाइड हुआ, न्यू सेल बना, फिर वही कहानी यहां वाली, ये फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाए और न्यू सेल से फिर रीडिफरेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है, जैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये रीडिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैंने आपसे सिंपल वे में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट की जो बात की थी उसी को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया और ये बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उस प्राइमरी मेरिस्टेम से अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो इसको बोल रहे हो आप डिफरेंशिएशन। क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा जिसमें डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, तो ये डी डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन बोलोगे। और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अगर यहां पर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बने तो ये रिप्रेजेंट करेगा रीडिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा तो डी डिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अगर आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो उसको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी ने ट्यूमर की बात की, या एक और एग्जाम्पल को टारगेट किया जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर जो है आपको पता है एक सेल है, उसमें डिवीजन की कैपेसिटी आ गई और वो डिवाइड होने लगा। दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी डिफरेंशिएशन। किसको? डी डिफरेंशिएशन। कि परमानेंट था उसमें डिवीजन कैपेसिटी आई, वो डिवाइड होने लगा, दैट मीन्स डी डिफरेंशिएशन। What would you call the parenchyma cell that are made to divide under control laboratory condition during the plant tissue culture? Dedifferentiation. क्या रिप्रेजेंट करा? डी डिफरेंशिएशन को। तो ट्यूमर सेल हो गया, या अगर हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की बात की उसमें आपने सेल को रखा और उसमें डिवीजन होने लगा, तो जो प्राइमरी परमानेंट था या जो परमानेंट था जिसमें डिवीजन की शुरुआत आपने करा दी, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी डिफरेंशिएशन को। किसको? डी डिफरेंट। तो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट हो रहा है, ये है आपका डिफरेंशिएशन। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक हो जाए, डी डिफरेंशिएशन, और फिर वो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट हो जाए, रीडिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे कहीं प्राइमरी तो कहीं पर सेकेंडरी, चाहे वो परमानेंट या मेरिस्टेमेटिक के लिए आपने जो टर्म यूज किया विद एग्जांपल वो आपको इस फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन इज प्लांट इज ओपन। डिफरेंशिएशन प्लांट इज ओपन। ग्रोथ भी ओपन है और डिफरेंशिएशन भी क्या है? ओपन है। क्या कहने का मतलब है? Because cell tissue arising out the same meristem have different structure at maturity. सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से जो डिफरेंट सेल बनते हैं उसका क्या फंक्शन है, मैच्योरिटी पर वो क्या बनता है, कहां पर उसका लोकेशन है, उस पर उसका फंक्शन डिफर कर सकता है। The final structure at maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within the plant body. वो कहां पे प्रेजेंट है। तो सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर डिफरेंट स्ट्रक्चर रख सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन भी रख सकते हैं, उसका लोकेशन कहां पर है उस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, सेल पोजिशंस अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड एज अ रूट कैप सेल, while those pushed to the periphery mature as epidermis. तो डिपेंड करता है ना कौन किस पोजीशन पर है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसका लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी डेवलप होगी। तो सेम मेरिस्टेमेटिक
सेल से बनने वाले डिफरेंट सेल हमेशा सेम ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, अब यहां पर इसी बात को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आगे है डेवलपमेंट। डिफरेंशिएशन जो आपने बोला था, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। हमने जो ग्रोथ की बात की वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो वाकई में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिल करके रिप्रेजेंट किसको करता है? डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिल करके डेवलपमेंट की बात कर। डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा, सीड को हमने सॉइल में लगाया, वो जर्मिनेट हुआ और फिर लास्ट स्टेज सेनेसेंस तक हम चले जाएं, इन सबको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो प्लांट में जर्मिनेशन से लेकर के डेथ तक जो कुछ भी हुआ वो सब क्या है? डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो आपने यहां पे बोला कि डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस, वो सब कुछ डेवलपमेंट है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस विच constitute the development of a cell, a higher plant is given in the following diagram। यहां पे आपने रिप्रेजेंट किया। इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू टिश्यू या ऑर्गन। तो ये पॉइंट आप यहां पे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिंपल सा है, बर्थ से लेकर के डेथ तक प्लांट में जो कुछ भी घटित हुआ वो सब किस में आता है? डेवलपमेंट में। तो यहां पे आपने बोला ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, वो किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का ही। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किया, वाकई में वो सब किस में चल रहा है? डेवलपमेंट में चल रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल है, ग्रोथ होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, डिवीजन की कैपेसिटी है, फिर से ये मेरिस्टेमेटिक हो सकता है, ये आगे डिफरेंशिएशन की तरफ आगे जाएगा। तो आपने बोला एक्सपेंशन, इलॉन्गेशन और फिर मैच्योरेशन, फिर मैच्योर सेल हो गया, सेनेसेंस हुआ और डेथ। तो बर्थ से लेकर के डेथ तक कुछ भी हो रहा है, ये सब किस में आ रहा है? डेवलपमेंट में आ रहा है। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। प्लांट में बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी इवेंट हुआ वो सब किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। ओके, ये यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक टर्म है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में, plant follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity. Plasticity है क्या? ability of plant जो डेवलपमेंट की वजह से उसके लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पे जब वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, ये उसकी जो एबिलिटी है वो क्या है? प्लास्टिसिटी। जैसे यहां पर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया गया, एग्जाम्पल हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्क्सपर्म। इनमें जो हेट्रोफिली डिफरेंट टाइप्स के लीफ की बात हो रही है वो डेवलपमेंट की वजह से। जैसे आप कोरिएंडर देखते हो, कोरिएंडर में स्टार्टिंग में लीफ का स्ट्रक्चर, जब आप कोरिएंडर के प्लांट को देखो, स्टार्टिंग में लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, थोड़ा मैच्योरेशन के बाद स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो ये चेंजेस डेवलपमेंट की वजह से। तो हेट्रोफिली इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। अब डेवलपमेंटल भी है और इन्वायरमेंटल भी है। डेवलपमेंटल में कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्क्सपर्म। ऑन द अदर हैंड, डिफरेंट इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन बटरकप, ये इन्वायरमेंटल है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर देखो, ये जुवेनाइल में लीफ ऐसा है, एडल्ट हो गया तो लीफ ऐसा हो गया। क्या इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस है, डिफरेंसेस है? बिल्कुल है। ये डेवलपमेंट के बिहाफ पर हो रहा है और ये किसमें? लरक्स पर, या इसके अलावा कॉटन या कोरिएंडर की बात करें, इनमें इस तरह का होता है। इन्वायरमेंटल की बात करें तो जो लीफ वाटर सरफेस के बाहर है, सपोज ये टेरिस्टियल आपने बोला, वो लीफ ऐसी है, और जो लीफ वाटर के अंदर है वो लीफ ऐसी है। तो दो तरह के लीफ को आपको दिख रहा है, और ये जो लीफ दो तरह की है वो वाकई में जो अपीयरेंस टू टाइप का है वो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन के बिहाफ पर है। जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लीफ कुछ इस तरह से है, और जो वाटर के अंदर है वो लीफ इस तरह से है। तो ये हेट्रोफिली इन्वायरमेंटल है और ये हेट्रोफिली
डेवलपमेंटल है, तो इस तरह से हेट्रोफिली किसका एग्जांपल है, प्लास्टिसिटी का। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली किसमें देखने को मिलता है, तो बटरकप जो एग्जांपल रैनकुलस एनसीईआरटी का वो याद रखना है। और डेवलपमेंटल हेट्रोफिली की बात करें तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, इसमें आपको इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंट के बिहाफ पर, डेवलपमेंट के बिहाफ पर जो एबिलिटी है, ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट किसका कर रहा है, प्लास्टिसिटी को। ओके, तो इस तरह से ये छोटे छोटे टर्म है, प्लास्टिसिटी, ग्रोथ का डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, री डिफरेंशिएशन क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, ये डिफरेंट पॉइंट है जो हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमें टारगेट करना है, अच्छा अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लें तो फिर वही बात जो अब तक हुई है वो सब वही आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन विच इज कंट्रोल्ड बाय बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। और अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर इंट्रासेलुलर होगा, जीन की बात करें, और पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये इंटरसेलुलर होगा, यानी से बनेगा कहीं और, काम कहीं और करेगा। तो इंट्रासेलुलर में जेनेटिक फैक्टर, इंटरसेलुलर में आपका आएगा पीजीआर। तो पीजीआर एक इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है, जबकि जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और अब हम इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले पॉइंट को टारगेट करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से हमने बात की कि जो ग्रोथ है, जो डिफरेंशिएशन है, वो सब मिलकर के रिप्रेजेंट किसको करता है, डेवलपमेंट को। और ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर और प्लांट फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। उस प्लांट फैक्टर में, इंट्रिंसिक फैक्टर में हमें टारगेट करना होगा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें कुछ प्रमोटर भी होते हैं, कुछ इनहिबिटर भी होते हैं। तो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। The plant growth regulator are small, simple molecules of diverse chemical composition. The PGR can be broadly divided into two groups based on their function in a living plant body. और वो है PGR की ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ को प्रमोट करेगा, कुछ ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तभी तो रेगुलेटर होगा। तो PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटर भी होता है और इनहिबिटर भी होता है। प्रोमोटर की बात करें तो जो आपने बोला डिफरेंट केमिकल का ये डेरिवेटिव है, इंडोल कंपाउंड का इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑक्सीन। टर्पिन डेरिवेटिव है जिबरेलिन, जिबरलिक एसिड। एडेनिन डेरिवेटिव है वो साइटोकाइनिन, काइनेटिन, ये आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। और ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड जैसे कि एब्सिसिक एसिड, तो कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड। टर्पिन की बात करें तो जिबरेलिन, यहाँ पर अगर बात करें एडेनिन डेरिवेटिव तो काइनेटिन, इंडोल कंपाउंड में ऑक्सीन। इस तरह से प्रमोटर में बेसिकली हमें ऑक्सीन पढ़ना है, जिबरेलिन पढ़ना है और साइटोकाइनिन पढ़ना है या काइनेटिन पढ़ना है। और अगर इनहिबिटर की बात करें तो वहाँ पर ABA पढ़ना है। एक और नाम आपने सुना होगा इथाइलिन, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इथाइलिन प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में आता है, इसलिए यहाँ पर आपने पोजीशंस का मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो ज़्यादा सुटेबल पोजीशन उसका इनहिबिटर होगा। तो द गैसियस पीजीआर इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, दोनों में से किसी में फिट हो सकता है, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ अ ग्रोथ एक्टिविटीज। तो अगर हमें इन दोनों में से एक का चुनाव करना हो कि इथाइलिन किस में रखना है, तो हमें रखना होगा किसमें, ग्रोथ इनहिबिटर में। बट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा ग्रोथ हार्मोन है जो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में आता है। तो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का हिस्सा है इथाइलिन। हाँ, अगर इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना है तो इनहिबिटर में इथाइलिन को रखोगे। ABA इनहिबिटर में ही है और प्रमोटर में ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से टोटल 5 ग्रोथ हार्मोन का नाम आपके सामने आया, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। इनके बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना होगा कि किसको किसने डिस्कवर किया और क्या किसका रोल है और ये ग्रोथ हार्मोन प्लांट में कहाँ पर बनते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट है जो एक एक करके हमें डिस्कस करना होगा। तो अब हम डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें शुरुआत करते हैं किससे, ऑक्सीन से।
ऑक्सीन की अगर बात करें या बाकी फर्दर जो डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन की हम बात करेंगे, ऑक्सीन की डिस्कवरी, ऑक्सीन का प्रिकर्सर, नेचुरल या सिंथेटिक फॉर्म अगर है तो उसकी बात करेंगे, और उसका फिजियोलॉजिकल रोल। ये डिफरेंट पॉइंट हैं, स्पेशली ये 4 पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन ग्रोथ हार्मोन से पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीन को डिस्कस करें। ऑक्सीन के डिफरेंट फंक्शन की बात करने के बाद मैं उन पॉइंट्स को रिपीट करूंगा। जिब्रेलिन यानी 5 ग्रोथ हार्मोन जो डिफरेंट है उनको डिस्कस करने के बाद मैं उनके डिफरेंट पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा ताकि वो पॉइंट अपने को याद हो सकें। ओके, ये अपने से क्वेश्चन यही तो बनता है कि ये फंक्शन, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कौन सा ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है, तो याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टर्म ऑक्सीन derived from Greek word oxin which means to grow. Biosynthesis of oxin occur by tryptophan amino acid in the presence of zinc ion. ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी बात हुई थी कि जिंक ऑक्सीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक पॉइंट मैंने बोला आपसे अभी कि प्रिकर्सर से भी क्वेश्चन बनता है, तो ऑक्सीन का प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। ऑक्सीन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन, दैट मीन्स जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एवीए का भी कोई प्रिकर्सर होगा, वो भी हमें टारगेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ऑक्सीन, नेचुरल ऑक्सीन और सिंथेटिक ऑक्सीन। अब नेचुरल ऑक्सीन में इंडोल एसिटिक एसिड और दूसरा इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, और सिंथेटिक की बात करें तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D 2,4,5-T, ये सिंथेटिक और ये नेचुरल ऑक्सीन है। तो अपने से क्वेश्चन बनता है कि बताओ इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल ऑक्सीन है कि सिंथेटिक ऑक्सीन? याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने बोला इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये नेचुरल ऑक्सीन है, जबकि नैप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D 2,4,5-T ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीन है। प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। मैं कई बार ये पॉइंट बोल रहा हूं ताकि अपने को याद हो सके। ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर है नेचुरल ऑक्सीन में, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और सिंथेटिक में आपने बोला 2,4-D 2,4,5-T और नैप्थलीन एसिटिक एसिड। आगे अगर इसके पॉइंट को आगे बढ़ाएं, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन अकर एट बोथ सूट एंड रूट अपेक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन इज पोलर। यानी पोलर यानी इसका मूवमेंट होता है, स्पेशली बेसिपेटल की तरफ मूवमेंट है इसका, और ऑक्सीन जो है वो सूट टिप और रूट टिप दोनों बनता है। इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट करें तो ज़्यादा सुटेबल सूट टिप है, अदरवाइज बनता तो ये रूट टिप पर भी है। तो ये इसके पोजीशन की बात होगी कि मेनली ये सिंथेसाइज कहाँ पर होता है। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्टों की हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन की बात करें तो एट दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोटाइल ऑफ कैनरी ग्रास responded to unilateral illumination by growing toward the light source, that means phototropism। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब लाइट के रिस्पांस में अगर मूवमेंट हो रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। और यहां पर इन्होंने देखा कि सोर्स ऑफ स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होता है, तो वही पॉइंट आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलियोप्टाइल। और आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, अगर आपने यूनिलैटरल लाइट दिया तो आपको पता है कि सोर्स ऑफ स्टिमुलस की तरफ ये बेंड कर जाता है। सोर्स ऑफ स्टिमुलस की तरफ बेंड क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड करा रहे हो, या आप अगर लाइट दे रहे हो, तो यहाँ पर जब आप लाइट देते हो तो ये वो हिस्सा है जो लाइट के कांटेक्ट में है, और एक वो हिस्सा है जो लाइट के कांटेक्ट में, डार्कर साइड। जो डार्कर साइड है यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ऑक्सीन का अमाउंट ज़्यादा। बताओ अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये टुवर्ड्स लाइट, ये लाइट की बात हो रही है, तो जो हिस्सा लाइट की तरफ है उसके कंपेरिजन में डार्कर साइड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर ग्रोथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। इधर ग्रोथ ज़्यादा, इधर ग्रोथ कम, तो ये क्या करेगा? टुवर्ड्स लाइट बेंड कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने ये टिप की बात की, यहाँ पर मैं लाइट प्रोवाइड करा रहा हूँ,
तो अगर मैं यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो क्या ये वाला जो हिस्सा है वो लाइट के तो कांटेक्ट में, लेकिन ये सरफेस डार्कर साइड है, तो जो डार्कर साइड है उधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये टुवर्ड्स लाइट क्या करता है, बेंड कर जाता है। तो ये यहाँ पर बात हो रही है। तो लाइट के रिस्पॉन्स में अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए टर्म यूज किया फोटोट्रॉपिज्म। और चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन वो इसी पे वर्क कर रहे थे और इस टाइम पर इन्होंने इस ग्रोथ हार्मोन को ऑब्जर्व किया था, लेकिन ये टर्म इन्होंने नहीं दिया, टर्म दिया है FW वेंट ने, कि जिसकी वजह से ये सोर्स ऑफ स्टिमुलस की तरफ, लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, वो ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो ग्रोथ हार्मोन था ऑक्सीन। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये टुवर्ड सोर्स ऑफ स्टिमुलस क्या करता है, बेंड कर जाता है। एपिकल डोमिनेंस, अब इसके हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें कि क्या है इसका रोल, उसको टारगेट करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन में पहला पॉइंट है एपिकल डोमिनेंस। क्या है, एपिकल डोमिनेंस, इसकी बात करेंगे। अब फिजियोलॉजिकल रोल में जो डिफरेंट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करें, सबसे पहले क्या है, एपिकल डोमिनेंस। अगर हम ऑक्सीजन को अप्लाई करते हैं तो ये एपिकल बड को प्रमोट करता है, जबकि लैटरल बड को इनहिबिट करता है। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है, तो ऑक्सीजन, और इसके रेस्पेक्ट में एक टर्म है लैटरल डोमिनेंस, वो लैटरल डोमिनेंस को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। एपिकल बड को प्रमोट करता है ऑक्सीजन, लैटरल बड को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। और अगर एपिकल बड को हम कट कर दें तो डेफिनेटली लैटरल ब्रांचेज जो होंगी वो निकलने लगेंगी, लैटरल बड प्रमोट होगा। दैट मीन्स अगर हम टी प्लांटेशन की बात करें या हेज मेकिंग, तो हम क्या करते हैं, एपिकल बड को यानी सूट अपेक्स को हम कट करते हैं ताकि वो डेंस ग्रोथ उसका हो सके। द phenomena in which apical bud dominates the growth of lateral bud is called apical dominance. Removal of shoot tip, that means decapitation, usually result in the growth of lateral bud. It is widely applied in tea plantation and hedge making. अगर हम टी प्लांटेशन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि साइड में भी लैटरल बड भी ग्रो करे, तो हम क्या करते हैं, सूट अपेक्स को कट कर देते हैं, यानी एपिकल डोमिनेंस को हम हटा देते हैं, तो फिर लैटरल बड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो अपने से ये पूछा जाए कि हेज मेकिंग या टी प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, तो सूट अपेक्स को कट कर रहे हैं ताकि जो एपिकल डोमिनेंस वाली कंडीशन है वो रिमूव हो जाए और लैटरल ब्रांचेस प्रमोट होने लगेंगे। एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ग्रोथ हार्मोन है, तो बोलोगे आप ऑक्सीन है, जबकि लैटरल डोमिनेंस के लिए कौन है, साइटोकाइनिन है। आगे बढ़ते हैं, रूट इनिशिएशन। अगर हम बात करें स्टेम कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम कटिंग की बात करें तो स्टेम कटिंग किया और आपने सॉइल में लगाया तो आपने देखा होगा स्टेम से भी रूट निकलने लगता है, इसको प्रमोट कौन करता है, ऑक्सीन। तो आपने बोला रूट ऑन स्टेम कटिंग वाइडली यूज इन प्लांट प्रोपेगेशन इज प्रोमोटेड बाय इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड नैप्थलीन एसिटिक एसिड, दैट मीन्स ऑक्सीन की बात हो रही है। ये दोनों नाम आपने ऑलरेडी नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन में डिस्कस किया था। तो ये स्टेम कटिंग में रूट को प्रमोट करता है, ये पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। फ्लावर इनिशिएशन, ऑक्सीन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल एंड लीची प्लांट, ये इनमें फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और ये भी बोलूं फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है कौन, ऑक्सीन, जबकि जिबरेलिन प्रमोट करता है मेल फ्लावर। इसलिए मैंने बोला कंपैरिजन भी करेंगे, डिफरेंट पॉइंट की भी बात होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम इन डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन के बारे में पहले डिस्कस कर लें, फिर उनके रोल की बात हम एक साथ करने वाले हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, मेनली सेल इलॉन्गेशन। तो मेनली सेल इलॉन्गेशन में रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोकाइनिन। कौन है, साइटोकाइनिन। तो नेक्स्ट है ऑक्सीन ऑल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन, ये जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है, ये पॉइंट यहाँ पे आपने लिखा है। पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रे ऑफ ऑक्सीन एज वेल एज जिब्रेलिन। दोनों पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करते हैं, बट इन दोनों में से किसी एक की बात करें तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऑक्सीन की। और एग्जांपल है टोमेटो, यानी सीडलेस फ्रूट बनाना
पार्थिनोकार्पी की बात हो रही है, एग्जाम्पल टोमेटो आपने लिया और इसके लिए हम जिस ग्रोथ हार्मोन को यूज कर रहे हैं वो आपने बोला ऑक्सिन है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन को रोकने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मान लो कि यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया ये लीफ, ये लीफ है। अगर इस लीफ में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम हो जाए स्टेम के कंपैरिजन में, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन इस लीफ में कम हो जाए स्टेम के कंपैरिजन में, तो यहां पर एब्सिशन लेयर बनने लगता है। क्या बनने लगता है? एब्सिशन लेयर। और इसकी वजह से कुछ समय के बाद ये लीफ यहां से डिटैच हो जाएगी, गिर जाएगी। दैट मीन्स अगर उस लीफ में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो लीफ में एब्सिशन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, इंडोल एस्टिक एसिड, नैप्थेलिन एस्टिक एसिड प्रिवेंट प्रीमैच्योर एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। बोल रहा है क्या? अर्ली स्टेज में ये लीफ को, फ्रूट को गिरने नहीं देता है, लेकिन मैच्योरेशन के बाद ये उसको गिरने देगा। तो सिंपल बात, ये डिपेंड किस प्रकार उसके कंसंट्रेशन पर। अगर लीफ में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन स्टेम के कंपैरिजन में कम हो गया तो ये लीफ कुछ समय बाद फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी, लीफ में एब्सिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया। सेलेक्टिव वीड किलर, वीडीसाइड की बात कर रहे हैं, इसमें 2,4-D का नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर 2,4-D इज वाइडली यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड, डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट। तो ये वीडीसाइड है, डाइकॉट वीड पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसको एज ए वीडीसाइड भी हम यूज में लाते हैं। पोटैटो डोरमेंसी, मैलिक हाइड्राइड एंड अल्फा नैप्थेलिन एस्टिक एसिड, सिंपल सा ऑक्सिन बोल सकते हो, कीप लेटरल बड ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स डोरमेंट। जो लेटरल बड जर्मिनेट होना था उसको क्या कर देगा? डोरमिनेट कर देगा। दस पोटैटो ट्यूबर कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय तक अगर हमें इसको स्टोर करना है तो पोटैटो में डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सिन है। तो पोटैटो में डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन है, जिसकी वजह से पोटैटो को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। पार्थिनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन है। सेल इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन है। अगर हम टी या टी प्लांटेशन या हेज मेकिंग की बात करें तो हम शूट अपेक्स को कट करते हैं, दैट मीन्स एपिकल डोमिनेंस को हम रिमूव करते हैं, लेटरल ब्रांचेस प्रमोट हो जाती हैं। अर्ली स्टेज में लीफ को या फ्रूट को फॉल नहीं होने देता कौन? ऑक्सिन। फिर उसके बाद कंडीशन वो जिबरेलिन, फिर साइटोकाइनिन में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फीमेल फ्लावर को, स्पेशली पाइन एप्पल वगैरह की बात की गई थी, उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट कौन करता है? तो आपने बोला ऑक्सिन फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। तो इस तरह से आपने ये डिफरेंट पॉइंट लिखा। बायोएसे ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो बायोएसे इज अ बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस पीजीआर ऑन अ प्लांट और इट्स पार्ट, अवेना कर्वेचर टेस्ट एंड रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। तो ये बायोएसे में दो आपने उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम बायोएसे टेस्ट की बात करते हैं। इसमें अवेना कर्वेचर टेस्ट याद होगा, FW ने इस पर वर्क किया, अवेना कर्वेचर टेस्ट की बात की थी और उन्होंने ही ऑक्सिन टर्म दिया है।